नमस्कार साथियों, तैयारी कर लो ऐप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज अपने करने जा रहे हैं इंडिया ज्योग्राफी। यानी कि भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जो है अपना, सबसे पहले तो इसमें ये देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आते हैं अपने। सिलेबस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर चलने वाले हैं। सबसे पहले आता है भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, ये जो सामान्य परिचय वाला पार्ट है, इसके अंदर देखिए क्या क्या करेंगे हम। नंबर एक तो राज्य और राजधानियां। राज्य और राजधानी, सबसे पहले तो राज्य और राजधानी करेंगे अपने यहां पर। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा, क्योंकि सबसे जरूरी हमारे लिए नक्शा याद करना। जब तक इंडिया मैप आपको याद नहीं होगा, यानी कि राज्य याद नहीं होंगे, तब तक ये समझ लेना कि ज्योग्राफी जो है वो आपको समझ आने वाली नहीं है। तो ज्योग्राफी को समझने के लिए हमें सबसे पहले याद करना होगा इंडिया का मैप, नक्शा। उसके बाद हम करेंगे सीमा रेखा। जैसे राज्य राजधानी हो जाएंगे, उसके बाद हमारा सीमा रेखा का। सीमा रेखा के बाद पड़ोसी देशों के बाद सामान्य परिचय के अंदर ही हमारा टॉपिक रहेगा क्षेत्रफल का। भारत, विश्व, भारत, सारा यहीं पर एक साथ ही करेंगे अपने। इसके जस्ट बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा अक्षांश देशांतर। अक्षांश देशांतर। फिर हम टॉपिक करने वाले हैं अक्षांश देशांतर के बाद। ये वो टॉपिक है जो अपने समाने समाने करते ही करते हैं। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे हमारे। ये तो हो गए मुख्य टॉपिक सामान्य परिचय के अंदर ही। सामान्य परिचय के अंदर ही फिर देखिए इसके बाद आने वाला है हमारा टॉपिक प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल। समाधि स्थल आगे जुड़वा नगर। जुड़वा नगर प्रमुख नगरों के वास्तु का। प्रमुख नगरों के वास्तु का। प्रमुख स्मारक। प्रमुख स्मारक, भारत के प्रमुख मंदिर। सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, इस प्रकार की जितनी भी चीजें भारत में, वो सारी। फिर प्रथम,
भारत के प्रथम, प्रत्येक स्थान में प्रथम पदाधिकारी, प्रथम जो भी होंगे, प्रथम वाला पूरा पार्ट यहाँ पर रहेगा। प्रमुख स्मारकों में हम ऐतिहासिक स्थल भी यहाँ पर साथ में कर लेंगे टॉपिक। इसके बाद ये तो हमारा पार्ट रहेगा कौन सा, सामान्य परिचय, यानी कि सामान्य परिचय हमारा 5-7 दिन चलेगा, जिसमें ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद आते हैं हमारे इसके टॉपिक। ये तो आगे सारी की सारी बातें किसकी, सामान्य परिचय की, भारत का भूगोल का सामान्य परिचय है ये। अब चलते हैं हम आगे टॉपिकों पर। पहला टॉपिक सामान्य परिचय हो गया हमारा। दूसरा टॉपिक आएगा हमेशा भौतिक प्रदेश या भौतिक स्वरूप बोल दीजिए, जिसके अंदर पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान सारे आ जाएंगे। अलग से टॉपिक दिया हुआ है SIRS के अंदर, पर्वत, मरुस्थल, मैदान, तो वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे इसी के अंदर भौतिक हमारे। इसके बाद आता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र जो है इसका नंबर 1 नदियां, नंबर 2 झीलें। SI और RS के अंदर दो ही टॉपिक दिए हुए, नदियां और झीलें। हालांकि इसके अंदर हम बाद में और करते हैं तो बांध, जलप्रपात, एक टॉपिक इसी के साथ जोड़कर करते हैं हम सिंचाई परियोजना। तो अपवाह तंत्र में ये, और एक नदी प्रतिरूप, नदी प्रतिरूप यानी कि नदियों के रूप, किस किस प्रकार से नदियां बहती है, वो नदियों की अवस्थाएं जो है, प्रतिरूप के अंदर हम नदियों की अवस्था और उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद टॉपिक आ जाता है हमारा जलवायु। जलवायु के बाद टॉपिक रहेगा हमारा कृषि। जलवायु बोल दीजिए, ये मानसून तंत्र, एक ही बात है। यहाँ पर जलवायु शब्द भी लिखा आ सकता है और मानसून तंत्र शब्द भी लिख सकते हैं। जलवायु की जगह शब्द आ सकता है मानसून तंत्र, मानसून तंत्र। तो वायु मानसून तंत्र से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टॉपिक रहेगा। पढ़ेंगे हम सारी बातें कि जितने भी प्रकार के मानसून आ रहे हो जलवायु में। मानसून पहले सबसे पढ़े, पहले तो हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून है, भूमध्य सागरीय चक्रवात है, मानसून पूर्व बरसात है, जितनी भी बरसात होगी वो सारी पढ़ेंगे। और फिर हम कोपेन का, थार्नवेट का, टिरवाथा का, इन सब का वर्गीकरण भी यहाँ पर करने वाले हैं। कृषि, कृषि के अंदर हमें पर्टिकुलर कुछ फसलें दी हुई है, लेकिन हम यहाँ पर सारी फसलों को देखेंगे। कृषि हो जाएगा। कृषि के बाद मृदा का टॉपिक SIRS के अंदर पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ, लेकिन कृषि और जलवायु ये बातें आ गई तो मृदा का टॉपिक तो अपने आप ही आ गया उसमें। फिर आते हैं खनिज। 4-5 मुख्य मुख्य खनिज दिए हुए हैं, तो हम वही देखेंगे जो मुख्य मुख्य खनिज दिए हुए हैं। सारे सारे खनिज नहीं करने वाले हम। उसके बाद आ जाएगा उद्योग। खनिज के बाद उद्योग नहीं, खनिज के बाद टॉपिक दिया हुआ है ऊर्जा का। परंपरागत एवं गैर परंपरागत, दो प्रकार की ऊर्जाओं का चर्चा किया गया है, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा। उसके बाद देखेंगे हम उद्योग। उद्योगों की नवीन प्रवृत्तियां हैं, वो सारी चर्चा यहाँ पर हमारी चलेगी, यहाँ पर उद्योग के टॉपिक पर। उद्योगों के बाद हमारा टॉपिक रहेगा परिवहन का। परिवहन में मुख्य जो मार्ग है सारे, जैसे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, जितने भी कॉरिडोरों की चर्चा होगी वो सारी यहाँ पर हमें करने वाले हैं। इसके बाद
कृषि होगी, मृदा होगी। फिर आ जाता है हमारा टॉपिक वन एवं वनस्पति। वन एवं वनस्पति। वन एवं वनस्पति के बाद हमारा टॉपिक रहेगा वन्य जीवन। वन्य जीवन, वन एवं वनस्पति में तो वनों से संबंधित, और वन्य जीवन में हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है, रामसर साइट है, जितने भी आ रहे हैं यूनेस्को की सूची है, वो सारी इसी के अंदर ही करेंगे हम। के बाद हमारा टॉपिक रहेगा जनगणना। अभी तक हम 2011 के आंकड़े करेंगे, क्योंकि 23 21 के आंकड़े या 23 के आंकड़े बोल दीजिए अभी तक आए नहीं है। के बाद हमारा टॉपिक रहने वाला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। फिर लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा जैव विविधता। ये तो हमारा सिलेबस, यानी कि हम आने वाले 1 डेढ़ महीने में ये सारे के सारे जितने भी बिंदु हमने यहाँ पर लिखे हैं, वो सारे के सारे बिंदु हम यहाँ पर क्रम वाइज बहुत ही आराम से करने वाले हैं। जल्दबाजी किसी प्रकार के नहीं है, हमारा आराम से सिलेबस हो जाएगा। कईयों के दिमाग में है कि हाँ आरएस का एग्जाम आ रहा है तो सिलेबस नहीं होगा। आपको निश्चिंत रहिए, आरएस का एग्जाम आएगा उससे पहले पहले आपका सिलेबस, कम से कम 10 से 15 दिन पहले आपका सिलेबस आराम से करवा दिया जाएगा। तो रोजाना बस कंटिन्यू क्लासें, सुबह 7 बजे से क्लास रहेगी अपनी, तो रोजाना क्लास लगाते रहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक सामान्य परिचय के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था कि जब तक नक्शा याद नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आज अपने याद कर रहे हैं इंडिया का मैप, भारत का नक्शा। कैसे याद करना है, क्या क्या कहानी है, पूरी की पूरी डिटेल से आपको साथ साथ में बोलते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, तो यहीं पर याद भी हो जाएगा आपको ये पूरा नक्शा। सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर आते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे ऊपर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। फिर दूसरा इधर आ जाता है जम्मू कश्मीर। ऊपरी ऊपर के 2 केंद्र शासित प्रदेश पहले लिखकर छोड़ देंगे। ऊपरी ऊपर के 2 केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे पहले इन दोनों को लिखोगे, फिर आगे चलते हैं हम पहले करने वाले हैं राज्य, और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर ऊपर चलोगे, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर ऊपर चलना है हमें। तो देखिए, राज्य जो पहला आता है वो आता है पंजाब। पहला राज्य कौन सा आ रहा है? पंजाब। पंजाब से चलेंगे तो राजस्थान। पंजाब से चले तो कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान से और आगे चलोगे तो गुजरात। गुजरात से आगे चलेंगे तो आएगा
महाराष्ट्र। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर चलते जाना है। गुजरात से आगे चलेंगे तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आगे चलोगे तो ये बिल्कुल छोटा सा राज्य आ रहा है इधर, गोवा। फिर आगे बड़ा राज्य आ गया कौन सा, कर्नाटक। कर्नाटक से और कॉर्नर पर आ जाएगा हमारा तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 कहां से, पंजाब से लेकर केरल तक। पंजाब से केरल तक रहेगा हमारा स्टेप नंबर 1। याद कैसे करोगे इसको, साथ साथ में याद करोगे, 2-3 बार दोहराओगे, साथ साथ में दोहरा लीजिए। देखिए सबसे पहले कौन सा था, पंजाब। पंजाब के बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद छोटा सा गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद केरल। वापस चलेंगे, केरल से पहले कर्नाटक। साथ साथ बोलते जाइए, याद हो जाएगा यहीं पर। केरल से पहले कर्नाटक। कर्नाटक से पहले गोवा। गोवा से पहले महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से पहले गुजरात से पहले राजस्थान से पहले पंजाब। एक बार और बोलेंगे लेकिन इस बार बिना देखे, नक्शे में देखना नहीं है, आंखें बंद करके बोलेंगे। बिल्कुल आंखें बंद होनी चाहिए, नक्शा आपके सामने नहीं होना चाहिए। और हाँ, ज्योग्राफी कर रहे हो आप तो इंडिया के मैप के एक बुकलेट जरूर साथ में लेकर बैठोगे, साथ साथ में लिखते जाना। ये इसकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी ऐप पर, लेकिन मैं ये कहता हूं कि साथ साथ में अगर आप लिखोगे तो नक्शे के अंदर ही लिखना है। जितना भी पीडीएफ से भी नोट्स तैयार करो तो भी नक्शे के अंदर, नक्शे वाली बुकलेट के अंदर ही तैयार करने हैं आपको। तो देखो एक बार वापस बिना देखे, सबसे पहले कौन सा था, पंजाब। पंजाब के बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद केरल। चलिए अब स्टेप नंबर 2 की ओर। के जस्ट बगल में आ जाएगा कौन सा, तमिलनाडु। केरल के बगल में कौन सा आ गया, तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर आएंगे हम तो आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु से ऊपर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और ऊपर चलेंगे तो ओडिशा। आंध्र प्रदेश से और ऊपर चलेंगे तो ओडिशा, और ओडिशा से ऊपर चलेंगे तो पश्चिम बंगाल। हालांकि इस पश्चिम बंगाल को आजकल बांग्ला के नाम से जाना जाता है, इसमें से पश्चिम शब्द हटा दिया गया, सीधा बंगाल कहा जाता है इसे। लेकिन हमें अब कईयों के दिमाग में पूर्व में है पश्चिम बंगाल, पहले ये पूरा का पूरा हिस्सा बंगाल का था, इसमें से इसको अलग किया था तो पश्चिम बंगाल, और बाद में ये देश ही अलग हो गया। लेकिन ये क्षेत्र क्या रह गया, पश्चिम बंगाल ही रह गया, और वो एक देश बन गया बांग्लादेश। तो ये यहां पर देखो, ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 2। बंगाल से तमिलनाडु तक जो है ये है हमारा स्टेप नंबर 2। पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक स्टेप नंबर 2 है। तो स्टेप नंबर 2 में पहला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा। ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से पहले ओडिशा। ओडिशा से पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से पहले तमिलनाडु। से पहले केरल। केरल से पहले कर्नाटक। कर्नाटक से पहले गोवा। उससे पहले महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से पहले गुजरात। गुजरात से पहले राजस्थान। राजस्थान से पहले पंजाब। तो इस प्रकार इसको हर बार 2-2, 3-3 बार आप दोहराओगे तो ये याद हो जाएगा इसी प्रकार। आगे चलते हैं अपने अब सीधा स्टेप नंबर 3 की ओर, यानी कि हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर के जो राज्य है वो रहेगा हमारा स्टेप नंबर 3, यानी कि इससे इधर इधर ये पूरा पार्ट। इसमें सबसे बीच वाले राज्यों को लिखने से पहले देखिए पूर्वोत्तर की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपने यहाँ पर। पूर्वोत्तर में कितने राज्य है, 7।
इसलिए इन्हें बोला जाता है 7 सिस्टर, यानी कि 7 बहनें। 7 सिस्टर या 7 बहनों के नाम से इन्हें जाना जाता है। 7 सिस्टर या 7 बहनों के नाम से इन्हें जाना जाता है, या फिर इसे बोला जाता है संयुक्त रूप से सीधा पूर्वोत्तर, पूर्वांचल, पूर्वोत्तर, पूर्वांचल, या फिर एक नाम और आ जाएगा त्रिपूर्वी राज्य, त्रिपूर्वी राज्य। और एक खास बात और, देखो केंद्र सरकार जब भी योजना चलाती है तो कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। जैसे तो केंद्र सरकार योजना चलाएगी तो क्या होगा कि सभी में कहीं पर 50-50 के आधा हिस्सा केंद्र का, आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन कई जगह क्या होता है 60-40 हो जाता है, 65-35 हो जाता है, 70-30 हो जाता है, 80-20 हो जाता है। लेकिन कुछ राज्यों को दर्जा दिया गया है, कौन से राज्यों का? विशेष राज्य, जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, वहां पर केंद्र सरकार की जो भी योजना होगी वहां पर हमेशा अनुपात रहेगा 90-10 का। वहां पर अनुपात हमेशा क्या रहेगा? 90-10 का अनुपात रहेगा। और 90-10 का अनुपात के अंदर यानी कि 90% केंद्र सरकार और 10% वो विशेष राज्य, और ऐसे 10 राज्य जिसमें से 7 ये है। ऐसे राज्य भारत के अंदर टोटल 10 राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, उसमें से 7 राज्य, तो ये 7 पूर्वोत्तर की 7 बहनें हैं। देखिए अब कितनी बहनें हैं? 7। अब इन 7 बहनों की चर्चा करते हैं। 7 बहनें, सबसे बड़ी बहन बड़ी होती है, वो सब बड़ी होती है, वो सबके सर पर हाथ रखती है, और अगर कोई नहीं माने तो कान के नीचे भी रखती है। तो ये असम है, बाकी सभी राज्यों को स्पर्श करने वाला पूर्वोत्तर का एकमात्र राज्य जो सभी राज्यों को स्पर्श कर रहा है पूर्वोत्तर के, तो वो कौन सा है? असम। बाकी सभी राज्यों को स्पर्श कर रहा है। असम से आगे इधर चलते हैं तो आ जाता है मेघालय। आ गया मेघालय। अच्छा, पीछे एक पेपर में पूछा था ये मेघालय का नामकरण किसने किया था? तो मेघालय का नामकरण जो है, मेघालय का नामकरण जो किया था वो किया था एस पी चटर्जी। 2011 सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेघालय का नामकरण किसने किया था? तो किसने किया था? एस पी चटर्जी ने। आगे चलते हम। असम, मेघालय, मेघालय के बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है त्रिपुरा। तीसरे पर कौन सा आ गया? त्रिपुरा। त्रिपुरा सबसे नीचे इन 7 राज्यों में। देखो सबसे नीचे, जो सबसे नीचे दबता है, कुश्ती करते हैं, जो सबसे नीचे होता है उसका जोर अधिक लगता है। जो सबसे नीचे होता है उसका जोर क्या लगेगा? अधिक लगेगा। जोर अधिक लगेगा, यानी कि राज्य कौन सा है? मिजोरम। कौन सा राज्य यहाँ पर है? मिजोरम। सबसे नीचे वाले राज्य में हमें याद रखना है जोर लग रहा है। क्या लग रहा है? जोर लग रहा है। तो एक बात और याद रख लेना कि कर्क रेखा भारत से बाहर जाएगी तो उसे जोर आएगा। कर्क रेखा भारत से बाहर जाएगी तो उसे जोर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो क्या कर रही है? मिजोरम से जा रही है। कहा था सबसे नीचे है तो जोर लग रहा है, जोर लग रहा है, यानी कि पूर्वोत्तर में सबसे नीचे वाला राज्य मिजोरम है। और दूसरी बात ये याद रखोगे, कर्क रेखा भारत से बाहर जाएगी तो उसे जोर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो कहां से जा रही है? मिजोरम। कर्क रेखा पूर्वोत्तर के 2 राज्यों से गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम से। मिजोरम से ऊपर आएंगे तो मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर से ऊपर आएंगे तो नागालैंड, मणिपुर से ऊपर नागालैंड के ऊपर ऊपर वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो जाता है हमारा स्टेप नंबर। देखिए इधर इधर की जो बातें हैं, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर कितना? 3।
स्टेप नंबर 3 में कौन से राज्य आगे हमारे पूर्वोत्तर के? सबसे बड़ी बहन कौन सी थी? असम। असम के बाद मेघालय, तीसरे पर त्रिपुरा था, तो सबसे नीचे जो लग रहा था तो मिजोरम था। मिजोरम के बाद मणिपुर, नागालैंड और सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ये एक छोटा सा राज्य ऊपर निकला हुआ है, ये है हमारा सिक्किम। राज्य है सिक्किम। से आगे आएंगे, ये वाला पूरा पार्ट पश्चिम बंगाल के, सिक्किम के जस्ट नीचे वाला हिस्सा पूरा किसका है? पश्चिम बंगाल का। सिक्किम से आगे आते हैं हम तो आ जाता है हमारा, सिक्किम से आगे आते हैं तो बिहार। बिहार से और आगे आएंगे तो उत्तर प्रदेश। बिहार से और आगे आएंगे तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आगे आएंगे तो कैसे होते हैं? उत्तरांचल, उत्तराखंड या उत्तरांचल। बच गया एक राज्य हमारा, कौन सा? हिमाचल। हिमाचल प्रदेश। ये सिक्किम से हिमाचल तक रहेगा हमारा स्टेप नंबर 4। सिक्किम से हिमाचल तक हमारा स्टेप नंबर कितना है? 4 है। नंबर 1 सिक्किम, के बाद बिहार, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड या उत्तरांचल, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश। याद करने का तरीका वही रखना है, पहले हमने सीधा पढ़ा, फिर हिमाचल, हिमाचल से पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड से पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से पहले बिहार और बिहार से पहले सिक्किम। और फिर एक बार बिना देखे मन के अंदर सोचते हुए, मन के अंदर नक्शा चलना चाहिए, आंखें बंद करके नक्शे को दिमाग में इमेजिन करके कि हाँ इधर कौन सा था? सिक्किम। सिक्किम के बाद बिहार, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश। तो ये हो गए हमारे बाउंड्री बाउंड्री वाले। ये कौन से हो गए हमारे? बाउंड्री वाले। भारत के अंदर कुल राज्यों की बात करें अगर, राज्य तो कितने भारत में? 28। अभी हमने जो किए हैं वो है सीमावर्ती। कौन से? सीमावर्ती, और इनकी संख्या हो गई हमारे यहाँ पर 23। अभी बचे जो है वो है आंतरिक। कौन से बच गए? आंतरिक। और आंतरिक कितने रहेंगे? 5। आंतरिक कितने रह जाएंगे? 5 रह जाएंगे। तो ये आंतरिक 5 कौन कौन से हैं अब यहाँ पर, जो बाउंड्री पर नहीं आए हमारे, जो बाउंड्री पर आए। देखो मध्यवर्ती के अंदर सबसे पहले आ जाता है हरियाणा। सबसे पहले राज्य कौन सा आता है? हरियाणा। हरियाणा से और नीचे तो आ जाएगा है प्रदेश। मध्य प्रदेश के बगल में लंबा सा जो राज्य होगा वो है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के बगल में जो लंबा सा राज्य वो कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से तिरछा ऊपर और बिहार के नीचे जो राज्य वो है झारखंड। झारखंड। और छत्तीसगढ़ से तिरछा नीचे जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था वो है तेलंगाना। राज्यों की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे नवीनतम राज्य यही है। राज्यों की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना ही है। तेलंगाना की स्थापना की जून 2014 की
BN कृष्णा समिति की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश की स्थापना, ये तेलंगाना की स्थापना की थी। तेलंगाना भारत का बन गया था उस समय 29वां, लेकिन वर्तमान में 28 है। तो सीधा पूछेंगे सबसे नवीनतम राज्य तो वो कौन सा है? तेलंगाना ही है। इसके बाद आते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों पर। राज्य सारे लिख लिए हमने। एक कर्क रेखा की चर्चा हो ही रही थी, यहां पर कर देते हैं कर्क रेखा की बात। दो तो हमने लास्ट में याद किए थे, याद है क्या? दो तो हमने याद किए ही थे। कहां कहां से? कर्क रेखा भारत से बाहर जाएगी तो उसे जोर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो कहां से जा रही है? मिजोरम। तो दो तो पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। फिर देखो मध्यवर्ती राज्यों से, मध्य से गुजरती है तो मध्यवर्ती राज्यों से तो गुजरना ही है। मध्य से गुजर रही है कर्क रेखा भारत के, तो मध्यवर्ती राज्यों से तो गुजरेगी ही गुजरेगी। तो मध्यवर्ती राज्य कितने हैं? 5। पांचों से नहीं गुजरेगी, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। 5 मध्यवर्ती है, एक ऊपर रह जाएगा और एक नीचे। ऊपर जो ऊपर चला गया कौन सा? हरियाणा। नीचे तो यहां से बीच से गुजरती है कर्क रेखा। बिल्कुल दक्षिण से। राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरती है। तो ये भारत के लगभग मध्य से गुजरती है कर्क रेखा जो है वो। मध्यवर्ती राज्य कितने राज्यों से? 5 मध्यवर्ती राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। देखो दो हम लिख चुके हैं पहले ही, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दो केंद्र शासित प्रदेश पहले लिख चुके हैं, टोटल 8 है। दो का नाम आ चुका है। तो तीसरा देखो अब यहाँ हरियाणा तीनों सीमा पर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आ गया? चंडीगढ़। अच्छा, लद्दाख के हमने सीधा कर छोड़ दिया था। अब इनकी स्थापना कब हुई थी? देखो एक तो बात आएगी घोषणा, एक तो बात किसकी होगी? घोषणा कि दोनों की घोषणा कब हुई थी। तो घोषणा की बात करें अगर हम, तो घोषणा होती है 5 अगस्त 2019 को। लेकिन बने कब थे या लागू कब हुई है घोषणा? तो वो होती है 31 अक्टूबर 2019। यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग रूप से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में कब आए? तो वो आते हैं 31 अक्टूबर 2019 को। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? दो ऊपर हो गया चंडीगढ़ की बात करें, भारत के बिल्कुल में, हम भारत की राजधानी के रूप में भी चर्चा करेंगे। अभी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चर्चा हो रही है तो केवल क्या लिखोगे? दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो केवल दिल्ली है। अगर राजधानी पूछ लेंगे तो नई दिल्ली होगा। राजधानी कौन सी होगी? नई दिल्ली। तो कर्क रेखा से ऊपर कितने हो गए हमारे? 4। कर्क रेखा से नीचे भी कितने हैं? 4। गुजरात महाराष्ट्र की सीमा एक ये यहाँ छोटा सा नक्शे के अंदर ही पॉइंट के ऊपर दूर समुद्र में कर रहा ये पॉइंट जो है ये है दमन। जो दूर है ये पॉइंट है दीव। ये पॉइंट क्या है? दीव। और ये वाला पॉइंट था जो की सीमा पर था, ये था
दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दमन दीव व दादरा नगर हवेली। पहले दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में क्या बना दिया, इनको एक ही कर दिया है। पहले दीव अलग होता था, दादरा नगर हवेली अलग होता था, अब इन सबको मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। और ये कार्य किया गया था ये कार्य हो चुका है 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 को इनको मिलाकर क्या कर दिया, एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया दोनों। तो देखो पहले 7 हुआ करते थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर बने, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से कितने हो गए, 9 हो गए। लेकिन 26 जनवरी 2020 तक आते आते वापस कितने रह गए, 8। इन दोनों को मिला दिया तो कितने रह गए, 8 ही रह गए। अब आता है सबसे प्रसिद्ध एक और, तमिलनाडु की इधर वाली सीमा पर देखिए 2 बॉक्स बने हुए हैं। ऊपर वाला जो है वो तो है पुडुचेरी, नीचे वाला है वो है कारे के। तमिलनाडु में 2 पॉइंट हो गए, एक पुडुचेरी एक कारेकेल। एक पॉइंट है केरल की बाउंड्री पर, जिसका नाम है माहे। केरल की बाउंड्री पर जो है उसका नाम क्या है, माहे। एक पॉइंट है आंध्र प्रदेश की बाउंड्री पर, उसका नाम है यनम। यमन मत लिख देना, यनम लिखना है, जैसे सनम लिखते होते हो आप, वैसे सनम नहीं, सह से सह हटा दो, यह कर दो यनम। सनम नहीं लिखना, ना यमन लिखना, यहां पर लिखना है यनम। ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। पुडुचेरी का एक रूप है कारेकेल, पुडुचेरी का एक रूप है यनम, और पुडुचेरी का एक रूप है माहे। यानी कि पुडुचेरी कितने टुकड़ों में है, 4 टुकड़ों में। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि पुडुचेरी कितने भागों में बंटा हुआ है, तो कितने भागों में बंटा हुआ है, ये 4 भाग है। पुडुचेरी, कारेकेल, माहे और यनम। पुडुचेरी, कारेकेल, माहे और यनम, इसके 4 टुकड़े हैं। कितने राज्यों में फैला हुआ है ये पुडुचेरी, कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो कितने राज्यों में फैला हुआ है ये, तो देखो 3 राज्यों में, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जिले पूछे या टुकड़े पूछे तो कितने इसके, 4 है। लेकिन राज्य पूछे तो कितने इसके, 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। उसके बाद देखिए ये पूरा का पूरा अरब सागर है, क्या है, खाली पार्ट जो पड़ा है वो पूरा का पूरा क्या है, अरब सागर। और उसमें ये जो द्वीप है, ये द्वीप है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह है। द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में। इधर वाला जो हिस्सा है, ये भाग कहलाता है बंगाल की खाड़ी। ये वाला पार्ट है बंगाल की खाड़ी। और ये जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं हमें, ये द्वीप है अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये हो जाता है हमारा भारत का नक्शा, मैप कंप्लीट। यहाँ पर राज्यों की चर्चा हो गई थी हमारी यहाँ पर कि राज्य कितने हैं। तो बात कर लेते हैं एक बार केंद्र शासित प्रदेशों की।
खाली जगह पड़ी, यहाँ पर लिख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश हमारे कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश। KSP शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में 8 है। कैसे थे पहले? 7 होते थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से हो गए कितने? 9। और 26 जनवरी 2020 से हो गए वापस कितने? 8। वर्तमान में कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हमने जो अभी लिखा था ये इनका उत्तर से दक्षिण क्रम था। हमने जो अभी लिखा था ये इनका उत्तर से दक्षिण क्रम था। कि पीपीटी आपको मिल जाएगी। ये हो जाएगा भारत का पूरा नक्शा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब इसके बाद अपने चलेंगे राजधानियों पर। इसके बाद अपने चलते हैं राजधानियों पर। तब तक इनकी एक रीडिंग लगाइए। हाँ जी, अब चलते हैं आगे अपने। राज्य हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे राजधानियों की। पहले लिख देते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां, फिर हम लिखेंगे राज्यों की राजधानी। लद्दाख की राजधानी है लेह है। लेह जो है ये कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी। लेह कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। एक तो है श्रीनगर और एक है जम्मू। श्रीनगर है इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी, जबकि जम्मू है इसकी शीतकालीन। यानी कि गर्मियों के 6 महीने राजधानी कौन सी रहेगी? श्रीनगर। और सर्दी के 6 महीने आते ही राजधानी कौन सी हो जाएगी? जम्मू। श्रीनगर की स्थापना की था अशोक मौर्य। मौर्य ने, अशोक मौर्य द्वारा झेलम नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे
श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। तो अशोक मौर्य ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी। इसका उल्लेख जो वो मिलता है कलहन की राजतरंगिणी में। कलहन की राजतरंगिणी, कलहन की पुस्तक एक राजतरंगिणी, उसमें इस पूरी बात का उल्लेख मिलता है कि झेलम नदी के किनारे अशोक मौर्य द्वारा मौर्य काल के अंदर श्रीनगर की स्थापना की गई थी। इस बात का उल्लेख हमें कलहन की राजतरंगिणी में मिलता है। उसके बाद पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों की राजधानी एक ही है, वो चंडीगढ़। तीनों की राजधानी एक, और वो कौन सी है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का वास्तुकार जो है वो है ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर कहाँ का रहने वाला था? तो ये रहने वाला है फ्रांस का। ली कार्बूजियर कहाँ का रहने वाला है? फ्रांस का रहने वाला है ली कार्बूजियर जो है वो। इसके बाद चंडीगढ़ की बात, चंडीगढ़, उसके बाद आता है नई दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली की राजधानी है, इधर लिख रहा हूं ऊपर, नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी भी पूछे तो भी कौन सी है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली का वास्तुकार सर एडविन लुटियस। सर एडविन लुटियस है। नई दिल्ली का वास्तुकार सर एडविन लुटियस है। इसका सहयोगी था हर्बर्ट बेकर। इसका सहयोगी कौन था? हर्बर्ट बेकर था। हर्बर्ट बेकर ने क्या तैयार किया था? संसद भवन। संसद भवन का नक्शा किसने तैयार किया था? तो हर्बर्ट बेकर ने। लेकिन वर्तमान में तो संसद भवन क्या बन गया? नया बन गया। संसद भवन भी क्या बन गया? नया। तो नया जो संसद भवन है हमारा, इस नए संसद भवन के वास्तुकार है विमल पटेल। विमल पटेल है नए संसद भवन का वास्तुकार है, विमल पटेल। और इस नए संसद भवन के सामने बनाया गया है एक प्रतीक चिन्ह, यानी कि सारनाथ स्तंभ, या बोल देते हैं जिसे हम शॉर्ट में अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। और ये जो अशोक स्तंभ बनाया था, ये बनाया था लक्ष्मण व्यास ने। लक्ष्मण व्यास ने। अशोक स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? लक्ष्मण व्यास के द्वारा बनाया गया था। तो ये नई दिल्ली के ऊपर चर्चा हो गई हमारी। ज्यादा डिटेल से नहीं, इतनी करेंगे हम। बाकी दिल्ली अलग से आएगी, तब वहां पर दिल्ली की पूरी कहानी इतिहास के अंदर आ जाएगी आपके। फिर इधर आता है दमन की राजधानी है। दमन, दीव या दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या है? दीव। सॉरी, दमन, दीव या दादरा नगर हवेली की राजधानी आ जाएगी दमन। दमन, दीव या दादरा नगर हवेली की राजधानी दमन है। उसके बाद पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी
तेरी ही है। फिर ये सागर में लक्षद्वीप में लक्ष्य राजधानी है भारती। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है। ये तो होगी द्वीपों की राजधानी। इसकी होगी ये केंद्र शासित प्रदेशों की। अब अपने चलते हैं राज्यों की राजधानी की ओर। केंद्र शासित प्रदेश 8 थे, उनकी राजधानी हो चुकी है। इसके बाद आते हैं राज्य, राज्यों की राजधानियां। पंजाब की राजधानी पर हम चर्चा कर चुके हैं। पंजाब के बाद आता है कौन सा? राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ये ध्यान रखना। जयपुर है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसके बाद जयपुर पर हम अगर डिटेल से चर्चा करते हैं तो देखिए, जयपुर की बात सुनिए। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह द्वितीय ने की। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। जयपुर नगर का वास्तुकार, जयपुर का वास्तुकार है पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर का वास्तुकार है पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। जबकि जयपुर नगर की नींव जो रखी थी, जयपुर नगर की पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, तो क्या है इसका? वास्तुकार है। क्या है? वास्तुकार है। जबकि अगर हम बात करें इसकी नींव किसने रखी थी, तो रखी थी पंडित जगन्नाथ। अपने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जयपुर नगर की नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ ने। और जयपुर बसा हुआ है चौपड़ के आधार पर। किसके आधार पर? चौपड़ के आधार पर जयपुर नगर बसा हुआ है। सवाई जय सिंह द्वितीय को इसका संस्थापक माना जाता है। तो इसका वास्तुकार है पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, जबकि इसकी नींव रखने का कार्य, नींव का कार्य किया था पंडित जगन्नाथ ने। और ये कोई किस नगर के आधार पर बसा हुआ है? तो किस नगर के आधार पर बसा हुआ है? तो एक जर्मनी का नगर है द अल्ट्रग। जर्मनी का एक नगर है द अल्ट्रग, जर्मनी का। इसी नगर के आधार पर बसा हुआ है जयपुर नगर जो है हमारा। तो ये जयपुर की बात आ गई। जयपुर की स्थापना कब हुई? 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। इसकी नींव रखने का कार्य किया था पंडित विद्याधर। तो ये नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ ने, वास्तुकार था पंडित विद्याधर
भट्टाचार्य, और ये चौपड़ के आधार पर 9 आड्यों व 9 तिरछी रेखाओं के आधार पर चौपड़ की आकृति में बसा हुआ है, और जर्मनी के दे अल्स्ट्रग अलर्ग नामक नगर के आधार पर इसका नक्शा तैयार किया गया था। उसके बाद आते हैं गुजरात में, उसके बाद आते हैं कहां पर हम, गुजरात में। गुजरात में देखिए, गुजरात की राजधानी तो कौन सी है, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कौन सी है, गांधीनगर है। ये गांधीनगर कौन सी नदी के किनारे है, साबरमती, साबरमती। इसके बाद आता है महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है, मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई जो है ये किस नगर के आधार पर बसा हुआ है, तो देखो ये मुंबई का वास्तुकार जो था वो तो था गेराल्ड ओंगियार। मुंबई का वास्तुकार कौन है, गेराल्ड ओंगियार है। मुंबई की खास बातें 3-4 देखो। एक तो यहां पर है आरबीआई का मुख्यालय, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, तो आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। मोस्टली हम क्या सोचते हैं कि हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट हमारा कहां पर है, दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, प्रधानमंत्री भवन जो है वो दिल्ली में है, संसद भवन जो है वो दिल्ली में है। इसलिए हम सोचते हैं कि आरबीआई भी कहां पर होगा, दिल्ली। लेकिन ये दिल्ली में नहीं है, कहां पर है, ये मुंबई में है। मुंबई को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का नगर। क्या कहते हैं, 7 द्वीपों का नगर। 7 पहाड़ी नहीं, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है ये। 7 द्वीपों का नगर या 7 टापुओं का नगर। 7 द्वीपों का नगर या 7 टापुओं का शहर जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, मुंबई। मुंबई है भारत की औद्योगिक राजधानी, भारत की औद्योगिक राजधानी, आर्मिस राजधानी, भारत की औद्योगिक राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी, भारत की वाणिज्यिक राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी जो है वो क्या है, मुंबई है। तो मुंबई जो था, मुंबई का वास्तुकार था गेराल्ड ओंगियार। 7 टापुओं का या 7 द्वीपों का नगर कहलाता है। ये भारत की औद्योगिक राजधानी है, वाणिज्यिक राजधानी है, सूती वस्त्रों की राजधानी है। और आरबीआई का मुख्यालय भी कहां पर है, मुंबई के अंदर है। इसके बाद आता है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी कौन सी है, पणजी। पणजी तो ऐसे लग रहा है जैसे मांड कर ही रख दिया इसको। तो गोवा को तो क्या लग रहा है, ऐसे जैसे मांड कर रख दिया। कौन सी नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है पणजी, मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी जो है ये मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। फिर आता है देखो बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, बेंगलुरु। मोस्ट इंपोर्टेंट नगर है, इसे कहा जाता है भारत की सिलिकॉन वैली। वैली बोल दीजिए, सिलिकॉन सिटी। भारत की सिलिकॉन सिटी जो है वो कौन सी है, बेंगलुरु है। जबकि विश्व के अंदर सिलिकॉन सिटी, विश्व की अगर पूछ ले
विश्व की सिलिकॉन सिटी है कैलिफोर्निया। या LA, लॉस एंजल्स। LA, लॉस एंजल्स को विश्व की सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत की सिलिकॉन सिटी कौन सी है? बेंगलुरु है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम जो है, देखो, तिरुवनंतपुरम को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर, सॉरी, टापुओं का नगर तो कौन सा था? मुंबई था। 7 टापुओं का नगर तो कौन सा था? मुंबई था। तो 7 पहाड़ियों का नगर, 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है कौन सा? तिरुवनंतपुरम जो है। तिरुवनंतपुरम को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का नगर। तो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग एक राजस्थान का, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके बारे में कहा जाता है ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, अन्य सभी दुर्ग नंगे। ये कथन कहा था अबुल फजल ने। कभी अबुल फजल ने कथन कहा था कि ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं। तो ये कथन किसका था? अबुल फजल का। कौन से दुर्ग के बारे में? रणथंबोर के बारे में। किसके बारे में था? रणथंबोर दुर्ग के बारे में ये कथन कहा था। अब चलते हैं इधर हमने तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई। चेन्नई को पहले क्या बोला जाता था? मद्रास के नाम से भी जाना जाता था। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और चेन्नई को क्या बोलते थे पहले? मद्रास कहते थे। चेन्नई का वास्तुकार जो है वो है, देखो, साउथ में जाओगे तो वहां के लोग आपको दिखाई नहीं देंगे दिन में, रात को तो, इसलिए वहां का नक्शा कब तैयार किया जाएगा? दिन में। कब? डे में। तो इसका वास्तुकार था फ्रांसीसी डे। चेन्नई का वास्तुकार कौन है? फ्रांसीसी डे। ये फ्रांस का नहीं, कहां का है? यूके। कहां के रहने वाला है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड का रहने वाला फ्रांसीसी डे जो था। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की एक ही राजधानी है वर्तमान में, वो है हैदराबाद। हैदराबाद जो ये मूसी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद जो है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। दोनों की राजधानी एक ही है, हैदराबाद। लेकिन अभी मात्र साल, 1 साल तो बचा ही नहीं, उससे पहले आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी घोषित कर रखी है, और वो कौन सी है? अमरावती। पेपर में आज अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद। अमरावती कब से बनेगी? 2 जून 2024। 2 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी हो जाएगी? अमरावती। तो अमरावती के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। अमरावती प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? प्राचीन काल में राजधानी किसकी राजधानी थी? तो अमरावती एक राजवंश, बहुत ही प्रसिद्ध सातवाहन वंश, सातवाहन वंश की। अमरावती प्राचीन काल में किसकी राजधानी रहा था? सातवाहन। अमरावती कला का विकास, अमरावती कला का विकास किसके समय हुआ? तो
सातवाहनों के समय अमरावती का स्तूप बनाया गया था। अमरावती का स्तूप, अमरावती स्तूप को पूर्ण किसने किया? पूर्ण तो कौन कर रहा है? सातवाहन। अमरावती के स्तूप का निर्माण प्रारंभ किसने किया? तो मौर्य शासकों ने। मौर्य वंश के शासकों ने अमरावती के स्तूप का निर्माण प्रारंभ किया था, लेकिन उसको पूर्ण किया था किसने? सातवाहनों ने। तो सातवाहन वंश, यानी कि अमरावती के बारे में प्राचीन काल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर एक ही आना चाहिए, सातवाहन वंश। केवल इस बात को छोड़कर के अमरावती का स्तूप किसने बनाना प्रारंभ किया था। अगर प्रारंभ करना पूछे तो कौन सा राजवंश आएगा? मौर्य वंश। फिर कौन सा आएगा? मौर्य वंश। लेकिन ये पूछ ले कि पूर्ण किसने किया, तो सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश की कुछ खास बातें वो आपको पर आ जाएगी। वैसे तो एक दो छोटी छोटी बातें मैं लिख देता हूं यहां पर। सातवाहन वंश की खास बात थी कि एक तो ये समाज कैसा था इनका? मातृस्तात्मक। और ये बात हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। मातृस्तात्मक। भारतीय संस्कृति के अंदर मातृस्तात्मक समाज, अगर राजवंशों की बात करें तो केवल एक ही राजवंश हुआ था, और वो कौन सा हुआ था? सातवाहन वंश। एक ही ऐसा राजवंश था जिसका समाज कैसा था? मातृतात्मक था। केवल एक ही राजवंश था। सभ्यताओं में बात करें तो एक सभ्यता जरूर थी, कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी थी जिसका समाज भी कैसा था? मातृतात्मक समाज था। तो ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण, और इनमें भी अपने नाम से पहले माता का नाम लगाने वाला पहला पुत्र था गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी या सतकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था, सात, और इसके नाम की मूवी भी आई है। गौतमी पुत्र सतकर्णी नामक मूवी भी आई है, जिसके अंदर विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए दिखाया गया। पूरे जो प्रायद्वीप है बाहर था, उन सबको एक किया था सातवाहनों ने। तो सातवाहन जो थे, और इन्होंने अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाया था, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने नाम से पहले माता का नाम लगाने की परंपरा प्रारंभ की थी, तो वो कौन सा था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। इन्होंने एक काम और भी किया था सातवाहनों ने, भूमि दान देने की प्रथा। भूमि दान देने की प्रथा भी किसने प्रारंभ की? सातवाहनों ने। हालांकि सर्वाधिक भूमि दान दी गई थी गुप्तों के काल में, लेकिन यह प्रथा प्रारंभ किसने की थी? सातवाहनों में। आज भी, आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले भी अगर आपके दादा परदादा बैठे हैं तो उनसे आप जाकर पूछ सकते हो, गांव के ब्राह्मण को भूमि मिली हुई है, नाई को, जुलाहे को, खाती को, कोटवाल को, सभी जो जो कार्य बांटे गए थे उनके लिए उनको भूमि दी गई थी। वो गांव से किसी व्यक्ति से कोई कार्य, वो उसका पारिश्रमिक नहीं ले सकते थे। लेकिन ये सर्वाधिक भूमि दान गुप्त काल में, और किसको दी गई? ब्राह्मणों को। सर्वाधिक भूमि दान दी गई थी, लेकिन ब्राह्मणों को दी गई और गुप्त काल के अंदर दी गई। वापिस इधर आते हैं हम। इसे बहुत सारी बातें आ जाएगी। फिर एक बात प्रमुख और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं अपने। शीशे के सिक्के चलाए थे, शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के चलाने वाले भी शासक जो थे वो कौन थे? सातवाहन थे। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर है। इसके बाद अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? कोलकाता है। कोलकाता की अगर हम बात करें तो देखो, कोलकाता की स्थापना कब हुई थी?
1699 के अंदर कोलकाता का वास्तुकार था जोब चार नाक। कितने नाक इसके? चार नाक है। कितने नाक है? चार नाक वाले ने तीन नगरों को मिलाया था। चार नाक वाले ने कितने नगरों को मिलाया था? तीन नगरों को। और वो तीन नगर कौन कौन से थे? देखिए, गोविंदपुर। इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा चुके हैं। गोविंदपुर, सुल्तानती, गोविंदपुर, सुल्तानती और कालीकट। तीन नगरों को मिलाकर 1699 में तीन नगरों को मिलाकर स्थापना की थी किसने? जोब चारनाक ने कोलकाता। जब बसाया था उस समय इसका नाम था फोर्ट विलियम नगर। क्या नाम था उस समय? फोर्ट विलियम नगर। फोर्ट विलियम नगर के नाम से कोलकाता को बसाया था 1699 में। जो चार नाक वाले ने तीन नगर मिलाए थे, गोविंदपुर, सुल्तानती और कालीकट। ये जो है ये कालीकट नगर है, जबकि एक था कालीकट बंदरगाह। इधर लिख रहा हूं मैं, एक था कालीकट बंदरगाह, इधर था इस स्थान पर केरल के अंदर। कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह जो था यहां पर कभी आया था 1498 में वास्को डी गामा। कहां का निवासी था? पुर्तगाल का। पुर्तगाली यात्री कभी वास्को डिगामा 1498 में आया था यहां पर मीराबाई को हैप्पी बर्थडे बोलने। मीराबाई को हैप्पी बर्थडे बोलने, यानी कि मीराबाई का जन्म भी कब होता है? 1498 में हुआ था। वास्को डिगामा भी 1498 में कालीकट बंदरगाह पर आया था और यहां पर इसका स्वागत जो किया था बहुत जमकर, इतनी दूर से चलकर आया था, स्वागत जमकर किया था। स्वागत करता जो था वो था जेमोरीन। का स्वागत किसने किया था? जेमोरीन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका एग्जाम में कि कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था? तो किसने किया था? जेमोरीन ने किया था। वापिस इधर आते हैं अपने। थोड़ी सी चर्चा करते हैं 99 के चक्कर की। देखो, बहुत डिटेल से तो नहीं देखेंगे लेकिन थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। 1699 में एक तो कलकत्ता बना था और एक स्थापना हुई थी खालसा पंथ की। खालसा पंथ की स्थापना भी कब हुई थी? 1699 में। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने, अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस पंथ के अंदर में जो भी व्यक्ति आएगा वो अपने नाम के साथ सिंह, जो भी महिला आएगी वो अपने नाम के साथ कौर शब्द का प्रयोग करेगी। तो खालसा पंथ में सिंह और कौर का यहां पर प्रचलन प्रारंभ हुआ था 1699 के अंदर। और वर्तमान में इसको बोल देते हैं, जैसे हम बोलते हैं अमृत चखना। सिख धर्म के अंदर वर्तमान में खालसा पंथ में जो आता है व्यक्ति वो क्या करेंगे? अमृत चखना। और जो अमृत चखेगा वो पंचमकार ग्रहण करेगा। केस, कंगा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। सिख धर्म के अंदर केस, कंगा, कड़ा, कच्छा, कृपाण ये पंचमकार है। जो भी खालसा पंथ में आएगा यानी कि जो व्यक्ति अमृत चखेगा वो इन पांचों को धारण करेगा। 1799 के अंदर बना था हवा महल। हवा महल कहां पर है? जयपुर में। हवा महल कहां पर है? जयपुर में। एक 5 मंजिला इमारत है जिसमें 953 खिड़कियां और झरोके, जिसका मिस्त्री था लालचंद। हवा महल का शिल्पी या मिस्त्री या वास्तुकार जो था वो कौन था? लालचंद था।
इसके बाद अगर हम बात करें 1899, 1899 में पड़ा था छपनिया अकाल। 1899 के अंदर छपनिया अकाल पड़ा था। उस समय ईस्वी सन था 1900, ये ईस्वी सन तो 1899 था, लेकिन विक्रमी संवत था 1956। विक्रमी संवत कितना था? 1956 था। और इस समय गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। फिर आता है 1999। 1899 में छपनिया अकाल पड़ा था। छपनिया अकाल के समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन जो थे वो भारत के जितने भी आज तक वायसराय रहे उनमें सबसे ज्यादा अलोकप्रिय वायसराय रहे थे, अलोकप्रिय वायसराय रहे थे। तो सबसे लोकप्रिय वायसराय रहे थे लॉर्ड रिपन। अलोकप्रिय कर्जन थे तो लोकप्रिय रिपन थे। 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और इसको जीतने के बाद 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। तो एक छोटा सा 99 का चक्कर था, वो भी हमने यहां पर साथ साथ में कर लिया है। इसके बाद आते हैं पूर्वोत्तर के। जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उनकी राजधानियां। दूर से ही दिस जाता है कौन? असम। दूर से ही दिस जाता है, राजधानी होगी दिसपुर। राजधानी है दिसपुर। दूर से दिस जाता है तो राजधानी दिसपुर। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। खासी पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं, जिसमें से खासी पहाड़ी पर है शिलोंग। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मिजोरम, मीजो आई जो, मीजो आई जोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश तो ईंटों का नगर है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश ईंटों का नगर यानी कि ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होगी ईटानगर। के बाद इधर आते हैं हम सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी पटना है, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर है। गंगा और सोन नदी के संगम पर है। हमें तो सीधा से याद रखने, बिहार की गंगा को सोमवार को पटाना है। बिहार की गंगा को सोमवार को पटाना है। तो ध्यान रखना, मैंने सोमवार बोला, सोमवार नहीं बोला कहीं आप सोमवार को गंगा पटाने चले जाओ। तो ये सोमवार है, सोमवार कभी नहीं आता। और हमें कोई गंगा नहीं पटानी, हमें तो नौकरी पटानी है हमारी। पटना, पटना का प्राचीन नाम था, पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर।
कुसुमपुर से इसको पाटलिपुत्र बनाने का कार्य किया था किसने? उदयन। उदयन कौन से राजवंश का शासक था? देखो, इसे इतिहास में किस नाम से? पित्तरहंता वंश के नाम से जाना जाता है। उसी वंश का शासक था उदयन। उदयन जो था उसने कुसुमपुर की जगह अपना एक नया नगर बसाया था पाटलिपुत्र। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, क्योंकि भारतीय इतिहास के दो महत्वपूर्ण कालखंड कि मौर्य काल और गुप्त काल, दोनों की राजधानी जो रहा था वो कौन रहा था? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, कौन था? उदयन था। हर एक वंश का शासक उदयन जो था उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी गंगा और सोन के संगम पर। फिर पाटलिपुत्र से पटना नाम जो दिया था वो दिया था शेरशाह सूरी ने। पाटलिपुत्र से पटना नाम किसने दिया था इसको? शेरशाह सूरी ने। पटना नाम दिया था इसे शेरशाह सूरी द्वारा दिया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ जो ये कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ जो ये कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून कौन सी नदी के किनारे है? भागीरथी नदी। ऑप्शन में ना आए तो गंगा नदी। गंगा नदी को उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी। कि भागीरथी उद्गम स्थल पर इसे भागीरथी कहते हैं जब इसमें आकर मिलती है अलकनंदा नदी देवप्रयाग हरिद्वार में। भागीरथी में जब अलकनंदा नदी आकर मिलती है देवप्रयाग हरिद्वार में, तो वहीं से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। और वहीं से नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। वहीं से यह नदी मैदानी क्षेत्र में। फिर ऊपर आते हम तो आ जाता है कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी देखिए दो है। एक तो है धर्मशाला। धर्मशाला इसकी कौन सी राजधानी है? ग्रीष्मकालीन। तो शीतकालीन ये धर्मशाला इसकी शीतकालीन राजधानी है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होगी इसकी? शिमला। शिमला का नाम बदला जा रहा है आजकल। शिमला की जगह क्या किया जा रहा है? श्यामला। और श्यामला इसकी हो जाएगी कौन सी? ग्रीष्मकालीन राजधानी। शिमला भी आ सकता है और श्यामला भी। तो याद रखने कि हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो वो शिमला या श्यामला है। ये तो हो गए हमारे बाउंड्री बाउंड्री वाले। अब आते हैं मध्यवर्ती। देखो, हरियाणा की राजधानी हम पहले लिख चुके हैं, कौन सी है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी हम पहले लिख चुके हैं, तो कौन सी है? चंडीगढ़ है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल गैंस कांड हुआ था कभी? भोपाल गैंस कांड कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984। इस गैंस कांड पर हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे अभी। पहले ये राजधानी दो तीन रहेगी वो लिख देते हम। छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ की राजधानी जिसके साथ 36 का आंकड़ा होता है उससे राय लेते हैं क्या हम? जिसके साथ हमारा 36 का आंकड़ा उससे राय लेंगे क्या? नहीं लेंगे। पहले इसकी राजधानी क्या थी? रायपुर थी। मैंने कहा राय लेनी नहीं है, तो रायपुर को हटा दिया, राजधानी बना दी कौन सी?
अटल नगर है वही, लेकिन उसका नगर का नाम बदल दिया है। क्या कर दिया है? अटल नगर। रायपुर थी, रायपुर का नाम बदल कर क्या कर दिया? अटल नगर। और वर्तमान में एक नया नाम और रखा जाने की संभावना चल रही है कि अटल नगर का नाम बदलकर वापस रखेंगे नया रायपुर। रायपुर तो पहले थे, नया नाम रखना है तो नया जोड़ दिया शब्द की, नया रायपुर। और इधर झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची है। भोपाल गैंस कांड के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमारी रह गई है, वो हम अभी करने वाले हैं। तो ये हो जाती है हमारे सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की। एक नगर बीच में आया था, उसकी राजधानी हम पहले कर चुके हैं, हैदराबाद। हैदराबाद की राजधानी हमारी हो चुकी है। तो ये मध्यवर्ती और सारे जितने भी थे, सारा नक्शा हो चुका है। नक्शा अच्छे से याद हो गया हमारा। इसके बाद आ गई हमारी राजधानियां। तो सारी राजधानियां भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब बचा है हमारा एक भोपाल गैंस कांड के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा और करते हैं, यानी कि 1984 के ऊपर थोड़ी चर्चा हमें करने वाले हैं। बात हो रही है 1984 की। एक तो बात हो गई किसकी? हमारी भोपाल गैंस कांड। भोपाल गैंस कांड काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1984 का सन ही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें गैस का रिसाव हुआ था। कौन सी गैस है? मिथाइल आइसो साइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का यहाँ पर रिसाव होता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड 1984 की बात कर रहे हैं अब हम। 1984 में किए गए थे कुछ ऑपरेशन। 1984 के अंदर देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हुए थे सिख दंगे। सिख दंगे हुए थे। इन दंगों को दबाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार वर्तमान रक्षा सचिव अजीत डोभाल की देखरेख के अंदर चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। दो तीन ऑपरेशन लिखा रहा हूं मैं, प्रमुख प्रमुख, फिर हम बात कर लेंगे 1984 पर। और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। एक ऑपरेशन और चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो ओवर। ऑपरेशन जीरो ओवर ये चलाया गया था 1942 के अंदर अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसको दबाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन जीरो ओवर। और एक ऑपरेशन और याद रख लेना, हैदराबाद। हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। बात हो रही थी 1984 की। अच्छा, दो तीन ऑपरेशन और वर्तमान में काफी चर्चा में है। वैसे तो ऑपरेशन की क्लास हमारी एक अलग से करंट में हुई थी। अभी अभी रूस यूक्रेन, रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारत ने अपने वहां पर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया था एक ऑपरेशन। कौन सा था? भी ऑपरेशन गंगा। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए ऑपरेशन गंगा। तो अच्छा, ऐसा ही एक ऑपरेशन और चलाया था तालिबान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए। तालिबान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भी चलाया था भारत सरकार ने। कौन सा था वो? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था तालिबान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए। इस प्रकार के कई ऑपरेशन और हैं। महत्वपूर्ण जो ऑपरेशन आएंगे वो अपने साथ साथ में करते जाएंगे।
बात हो रही थी 1984 की। 1984 में हुए थे सिख दंगे। सिख दंगे हुए और यहीं पर मृत्यु होती है। 31 अक्टूबर 1984 की मृत्यु हो जाती है किसकी? देश की प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है 31 अक्टूबर। मृत्यु या बोल दीजिए हत्या। इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है 31 अक्टूबर 1984 को। और इंदिरा गांधी जो थी ये बहुत ही शक्तिशाली आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी और ये भारत की पहली महिला, प्रथम महिला पीएम थी। और ये पहली महिला पीएम बनी कब थी? 24 जनवरी 1966। इसी उपलक्ष्य में 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को हम। और अगर हम बात करें 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस। अच्छा, इंदिरा गांधी के मृत्यु दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएंगे क्या? इंदिरा गांधी का जन्म जो है, इंदिरा गांधी का जो जन्मदिन है उसको तो हम मनाते हैं किस रूप में? इनका जन्म आता है 19 नवंबर को। इस दिन मनाया जाता है नारी शक्ति दिवस। नारी शक्ति दिवस। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर को आता है। 19 नवंबर को मनाते हैं नारी शक्ति दिवस। भारत की सबसे पहली महिला, शक्तिशाली महिला नारी यही थी। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को ही। 31 अक्टूबर 1875 को जन्म होता है सरदार पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को मनाते हैं हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। 1984 की बातें और कर रहे हैं हम अभी। 1984 में चलेंगे अभी अभी। 1984 के अंदर ही राकेश शर्मा, ये हाल ही में काफी चर्चा में रहेंगे। राकेश शर्मा प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, भारत के, विश्व के नहीं, कहां के? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे वो कौन थे? राकेश शर्मा थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनते हैं राकेश शर्मा जो है वो। 1984 की बातें और करें अगर हम, पांच जुलाई 1984 को स्थापना की गई थी ऊंट अनुसंधान केंद्र की। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है ये? जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई 5 जुलाई 1984 को जोहड़बीड़ बीकानेर में। 1984 में ही बचेंद्री पाल, 1984 में बचेंद्री पाल बनी थी प्रथम भारतीय महिला जो कहां पर गई थी? माउंट एवरेस्ट पर। माउंट आबू तो राजस्थान में ही है, 1200 मीटर ऊंचा है।
माउंट एवरेस्ट पर गई थी, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,800। 8,000 विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी पर जाने वाली पहली भारतीय महिला जो बनती है वो कौन बनती है? बछेंद्री पाल बनती है। 1984 की कोई और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं अपने। बस हमने एक दो जो महत्वपूर्ण थे वो कर लिए। 1984 में ही भारत ने अपना पहला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था, अंटार्कटिक। अंटार्कटिका यानी कि दक्षिणी ध्रुव। 1984 में पहला अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था दक्षिण गंगोत्री। दूसरा किया था 1989 में मैत्री। तीसरा किया था 2012 में भारती। उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक पर भी, आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव पर भी भारत ने अपना एक अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखा है, जिसका नाम है हिमाद्री। ये कब किया था? 2008 में। हिमाद्री की स्थापना 2008 में की गई थी। तो मेरे हिसाब से ये 1984 के सारे इफेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं। कोई और बात याद आ रही है भाई 1984 की आपको? 1984 के अंदर एक चीज और बनी थी, अंतरराष्ट्रीय जूट संघ, जिसकी स्थापना भी 1984 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहां पर है? ढाका। ढाका कहां पर है? बांग्लादेश की राजधानी है। 1984 में अंतरराष्ट्रीय जूट संघ की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश के अंदर है। एक 1984 नहीं है, 1974 की एक बात लिखवा रहा हूं मैं आपको। 1974 इंपॉर्टेंट है, इसलिए काम की भी है, इसलिए हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। 1974 के अंदर एक चीज आई थी, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा सुना हुआ नाम? या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध मुस्कुराए, स्माइलिंग बुद्धा या बुद्ध मुस्कुराए थे 1974 में पहली बार। और कहां पर मुस्कुराए थे बुद्ध? पोखरण जैसलमेर। पोखरण पहली बार मुस्कुराए थे बुद्ध। पहली बार कहां मुस्कुराए थे? तो पोखरण में। ये बात याद रखने की बुद्ध पहली बार कहां मुस्कुराए? तो पोखरण जैसलमेर के अंदर मुस्कुराए थे बुद्ध जो थे वो। क्या हुआ था यहाँ पर हमारा? 1974 के अंदर स्माइलिंग बुद्धा नाम से पोखरण जैसलमेर में किया गया था हमारा प्रथम परमाणु परीक्षण। तो द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ तो यहीं पर था, पोखरण में। लेकिन हुआ कब था?
द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में। प्रथम परमाणु परीक्षण के समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, लेकिन द्वितीय परमाणु परीक्षण के समय देश की प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये हमारा सामान्य परिचय यानी कि राज्य और राजधानी वाला पहला जो पॉइंट था हमारा, वो यहां पर कंप्लीट होता है। पहला पॉइंट हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद कल सुबह मिलते हैं वापस सुबह 7 बजे सामान्य परिचय के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। राज्य राजधानी वाला हो चुका है, उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक है 2-3 टॉपिक हम कल साथ में कर लेंगे कि सीमा रेखा है, पड़ोसी राज्य है या प्रतीक चिन्ह है। कोई भी 1 या 2 टॉपिक उठाकर छोटे सामान्य परिचय के 2-3 टॉपिक हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।